गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और हमें लगता है कि अभी तक आप आइसोमेरिज्म को समझ रहे हैं और कोई भी दिक्कत अगर होती है तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ओपन है। आप वहां पर डाउट्स को डायरेक्ट लिखिए। इनकेस अगर आपको कहीं भी बेहतर लगे तो आप ये भी शेयर कीजिए कि कोई और वीडियोस आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस, ताकि कोशिश करें कि वो कंफर्टेबिलिटी लेवल्स को यहाँ पर भी मेंटेन करें, क्योंकि हम यहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी के लिए डिफॉर्मेशन हो सकता है या फिमेशन हो सकता है। तो आप अगर कहीं किसी और वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, अगर लगता है कि वहाँ बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप प्लीज कमेंट में हमें ये भी बताइए कि आपको कौन सा दूसरा वीडियोस अच्छा लगता है किसी और चैनल। इन केस आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो आप इस वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपके लिए वीडियोस बनाना कुछ कारगर है। अभी हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में कि एनांशियोमेरिक पेयर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट जहां तक वीडियो खत्म किया गया था इन दो नाम के साथ, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आज देखेंगे कि ये दोनों प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं क्या, तो समझा। अभी तक जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे सामने आया था वो सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज में एक एजम्पशन या एक कॉमन बात थी कि हम उसे मान रहे थे कि वो 2D में है, मतलब 2 डायमेंशन में, या तो लंबाई चौड़ाई में होगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट इस तरह से फैला हुआ स्ट्रक्चर होगा 2D। यहाँ पर हमें जो पहली बार रिप्रेजेंटेशन होगा एनांशियोमेरिक का ऑप्टिकली के लिए चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये पहले देखना होगा कि हमारे पास स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स, केमिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो 3D में है, तो हमें कोई 3D रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चाहिए और उसके हेल्प से ही हम ऑप्टिकल को स्टडी। ये दोनों प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज 3D इमेज को देते हैं कि इमेज किसी भी स्ट्रक्चर के 3D व्यूज को कैसे बताए। और देखा जाए बेस सेंटर में किस तरह से बताया जाता है, तो अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कायरल सेंटर मतलब कि वह कार्बन जिस पर 4 डिफरेंट बॉन्ड हो, मतलब कि 4 उसके बॉन्ड डिफरेंट टाइप के सेट ऑफ ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुप्स या एलिमेंट से जुड़े। तो अगर आपके पास कायरल सेंटर है तो वेज और डैश ने ये बताया कि इसमें से 2 बॉन्ड इस प्लेन में होंगे, 2 बॉन्ड इस प्लेन में होंगे, मतलब इस पेपर और बोर्ड पर हम लोग 2 बॉन्ड को दिखा सकते हैं। तो आपके 4 में से 2 बॉन्ड हो गए इसमें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 2 बॉन्ड इसके वर्टिकल होंगे, मतलब एक होगा जो बाहर की तरफ निकलता होगा, जिसे बोला कि आप चूंकि 2D यूज कर रहे हो तो आप उसे सॉलिड वेज से दिखा सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखा रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि आप बाहर निकलने वाले बॉन्ड को दिखा। पहले समझ लीजिएगा, 2 बॉन्ड प्लेन में जिसे आपने वर्टिकली स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट के बाद किसी भी अरेंजमेंट में आप उसे दिखा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है आप उसे। लेकिन ये लाइन, सिंपल लाइन देखना ये बताता है यह बॉन्ड प्लेन में है। सेकंड चीज, अगर आप सॉलिड डैश से अगर चीजों को दिखाते हैं सॉलिड डैश से, तो इसका मतलब हुआ कि यह जो बॉन्ड है वो प्लेन में नहीं, ये वर्टिकली आउटवर्ड बॉन्ड है जो आपकी तरफ आते हुए व्यूअर्स की तरफ आता हुआ बॉन्ड। दूसरी चीज, एक बॉन्ड को इन्होंने जन्म किया कि एक बॉन्ड इस प्लेन के अंदर जाता हुआ, मतलब सी के पीछे में छिपा हुआ एक बॉन्ड होगा, ठीक है, जो चौथा बॉन्ड होगा 3D का पहला यूजर। तो चौथे बॉन्ड को कहा कि आप कुछ इस तरह से दिखाइए, स्ट्रक्चर आप लोग कर दे कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो आप समझ लो कि पहली लाइन छोटी है, उसकी लाइन उससे थोड़ी बड़ी 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 बड़ी, इस तरह से डैश टाइप के वेज, इसी वेज को सॉलिड में नहीं डैश में दिखाया, जिसका मतलब हुआ कि ये बैक बॉन्ड को दिखाया। देखिए यह जो सॉलिड से रिप्रेजेंट किया गया सॉलिड वेज से, यह दिखाया है टुवर्ड्स व्यूअर्स के बॉन्ड को, ठीक है। ये है बैक ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो हैच लाइन या फिर ब्रेकिंग ब्लॉकिंग लाइन।
इनकी हेल्प से जो बॉन्ड्स को दिखाया गया वो बॉन्ड्स बैक टू द कायरल सेंटर थे। तो पहले समझ लीजिए वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, 4 बॉन्डिंग, 2 बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर, एक सॉलिड से जिसे दिखाया गया वो उसका मतलब हुआ तो वर्टिकली बाहर निकलता हुआ, डैश लाइन या फिर हैश लाइन से जिसे दिखाया गया उसे बोला गया कि ये बैक टू द पेपर। मतलब अगर इस कार्बन पर आपके पास 4 बॉन्ड इस तरह के मान लिया जाए है, और अगर आप इसे सॉलिड हैश में दिखाना चाहते हो तो इसे एक पॉसिबल हो सकता है कि CH3 COOH, ठीक है, और आप सॉलिड वेज पर किसी एक को दिखा दो और एक कप हैच लाइन पर आ जाएगी, और ये हुआ वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये नॉर्मली 2D फॉर्मूलास है और यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ 3D स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हाँ फिलहाल के लिए हमारे पास डिटेल डेटा नहीं था तो हमने किसी बॉन्ड को जहां मन कहा एज्यूम कर लिया, लेकिन इस तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो सॉलिड पर है CH3 ये बॉन्ड आगे की तरफ कर रही है और हैश लाइन पर जो है बॉन्ड वो पीछे की तरफ जा रहा है। ये नॉर्मल वेज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब वेज कॉन्फ़िगरेशन के बाद दूसरी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ एक और चीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई की पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं, अगर की पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इसमें सॉलिड वेज जो है बॉन्ड वो रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स द व्यूअर बॉन्ड, टुवर्ड व्यूअर बॉन्ड को, ठीक है, और इसमें हैश वेज जो है या फिर डैश वेज जो है वो बैक टू द कायरल सेंटर बॉन्ड को, बैक ऑफ कायरल सेंटर बॉन्ड को रिप्रेजेंट। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जिसमें कोई चेंज नहीं। अब इस नोट्स को समझने के बाद कि 3D प्रोजेक्शन फॉर्मूलास के बाद वेज के फॉर्मूलास को एक साइंटिस्ट जिसने चैलेंज किया कि 3D में ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 3D में आपको 2 बॉन्ड प्लेन में मिले। आप सोचो क्या बात हम बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वेज ने 3D प्रोजेक्शन फॉर्मूला को दिया, लेकिन इस 3D प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एक एरर ये थी कि उन्होंने बोला कि 2 बॉन्ड प्लेन में होगा। अब समझो 2 बॉन्ड प्लेन का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि एक पेड़ की टहनी मतलब कि ये बॉन्ड है प्लेन में और उससे एक आगे निकला हुआ और एक पीछे, ये 3D का व्यू उन्होंने पेश किया। लेकिन फीचर का कहना यह है कि क्या ये 3 डायमेंशन में यही एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या कायरल सेंटर के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि ये अगर हमारा कायरल सेंटर है तो एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा ये और चौथा ये, मतलब कि चारों के चारों बॉन्ड किसी भी प्लेन में ना हो, किसी भी प्लेन में ना हो और 3D स्पेस में दिखाया जा सके। तो इसी अटेम्प्ट को फीचर ने दिखाया, जिसके बदले आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज विनर फीचर की प्रोजेक्शन फॉर्मूलास क्या थी तो सही था। उन्होंने कहा कि अगर किसी कायरल कार्बन को, कायरल सेंटर को आपको 3D में दिखाना है तो उसे आप इस तरह से दिखाइए, एक प्लस की तरह। प्लस में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कायरल सेंटर को दिखाए, मतलब यह कार्बन होगा जो कायरल सेंटर कार्बन को दिखाया जाएगा, सो सिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर कार्बन। और अगर आपने बोला है कि यहाँ पर 4 बॉन्ड है W X Y Z, तो ये चारों बॉन्ड 3D में इस तरह से दिखाए जा सकते हैं कि आप मान के चलो कि यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दोनों के दोनों लाइन वर्टिकली टुवर्ड्स द व्यूअर। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? वर्टिकली टुवर्ड द व्यूअर, मतलब यह जो x है वो इस तरह से निकला हुआ है, ठीक है, और यह जो z है वो कुछ इस तरह से निकला, ठीक है, दोनों बॉन्ड को x z दोनों के दोनों व्यूअर्स के साइड, ठीक है, जिसे उन्होंने कहा कि आप अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहो तो आप क्या करो, कायरल सेंटर और इसे आप हैच लाइन से ही दिखा दो, मतलब x।             और
अभी अभी बोलोगे कि सर अभी अभी आपने बताया था कि हैश लाइन से बैक बॉन्ड को दिखाते हैं, तो ये फ्रंट बॉन्ड को आप हैश लाइन से क्यों दिखा रहे हैं? तो इसके पीछे रिलेशनशिप है कि हम लोग जब इन दोनों के बीच में कन्वर्जन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी लॉजिक क्या थी कि इन्होंने हैश को ही यूज किया इस बार फ्रंट को दिखा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल ये सुन ले और कुछ देर के बाद जब कन्वर्जन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिर हैश लाइन को इन्होंने फ्रंट के लिए दिखाया। तो समझ लीजिए फ्रंट बॉन्डिंग कायरल सेंटर का x और कायरल सेंटर की z। सिमिलरली उन्होंने कहा कि ये दो बॉन्ड है, ये पीछे की बॉन्ड होंगे। पीछे के बॉन्ड देखो, आप अगर कायरल सेंटर को आप साइड में आकर के देख रहे हो तो दो बॉन्ड क्या हुआ, ये आगे की तरफ दो बॉन्ड और दो बॉन्ड ये पीछे की तरफ। ठीक है, कोई भी बॉन्ड एक दूसरे के प्लेन में नहीं है। तो पीछे की तरफ बॉन्ड, ये बॉन्ड है जो W को दिखा रहा है और ये बॉन्ड है जो Y को दिखा रहा है, जिसे उन्होंने कहा कि आप इसे दो सॉलिड वेज के हेल्प से दिखा सकते हो। ठीक है, और दो सॉलिड वेज का हेल्प मतलब कि ये W और ये Y। तो कह रहा है कि फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, या तो आप प्लस के सिंबल से दिखा दीजिए या हैच और बेज के सिंबल से दिखा। ध्यान रखिए, प्लस में वर्टिकल जो है, ये जो है वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन बैक ऑफ द प्लेन बॉन्ड्स को दिखाता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रंट ऑफ द प्लेन के बॉन्ड को दिखाता है। मतलब ये आगे की तरफ के बॉन्ड्स को, जो कि आगे की तरफ के बॉन्ड्स हम सिंपल समझ लें, ये दो बॉन्ड्स आगे की तरफ और ये दो बॉन्ड्स पीछे की तरफ। ठीक है, इसी दो अपने हाथ के इन उंगलियों को आप एक बार आगे की तरफ रखते थे, ये दो बॉन्ड दिखा और दो बॉन्ड पीछे की तरफ, तो ये चार बॉन्ड को कायरल सेंटर के क्रॉस इस तरह से फीचर में दिखा। फीचर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था तो समझा जाए। कहा जाता है कि अगर फीचर प्रोजेक्शन को आप मिरर के सामने ट्रांजिशन करवाए, फीचर को सामने इसे रोटेट करवा रहे हैं, ट्रांजिशन में लेके दे रहे हैं, तो ये आपको इनांशियोमेरिक पेयर देता है। फीचर प्रोजेक्शन के बारे में समझ लिया जाए कि अगर आप फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से लिख रहे हैं और फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप किसी मिरर के सामने लेके चले गए, तो ये हुआ कि अगर आप सिंपल समझो कि W X Y Z, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट फीचर प्रोजेक्शन के क्या होंगे, आप लोग नोट्स की तरह इसी को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर किसी फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज को आप किसी मिरर के साथ सामने लेके गए, तो ये क्या हुआ, मान लो कि ये हुआ कि अगर गया तो लेफ्ट रोटेट, मतलब कि ऐसे करते हैं रोटेट हो जाते हैं। ठीक है, रोटेट होने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा Z X W Y, और इस रोटेशन के कारण जो मिला, ये दोनों इमेज 1 और इमेज 2 एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, या फिर बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव इमेज है। तो इन दोनों को बोला जाता है कि ये इनांशियोमर। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि इफ वी फाइंड अ मिरर इमेज ऑफ एनी फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला विल गेट इनांशियोमेरिक पेयर। ठीक है, दूसरी बात जो हमें समझना है वो ये है कि किसी भी फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को किसी एक प्लेन में लिफ्ट नहीं किया जा सकता, उठाया नहीं जा सकता। अगर फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको दिया गया तो आप किसी एक प्लेन में उसको चाहोगे कि लिफ्ट कर दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैन नॉट बी लिफ्टेड इन एनी पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, जो कि हम लोग समझा चुके हैं, क्योंकि इसमें कोई प्लेन नहीं है, दो आगे हैं दो पीछे हैं, तो कभी भी कोई भी 2-3 रेफरेंस पॉइंट इसी प्लेन में नहीं आ रहा। अगली बात फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के लिए कह रहा कि आप इसे 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। अब 180 डिग्री से रोटेशन का मतलब समझिए, मतलब कि अगर आप यहां पर हैं W X Y Z,
थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहा कि अगर आप इसे 180 से रोटेट कर दीजिए, 180 से मतलब कि w y की जगह पर और x z की जगह पर रोटेटेड बाय 180 डिग्री से अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा z x y w। कहा जा रहा है कि केमिकली फिजिकली या किसी भी तरह के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और कहा जाएगा कि ये दोनों के दोनों का मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर है। दूसरी तीसरी पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमने रोटेट किया था मिरर के सामने सॉरी मिरर इमेज लिया था तो हमें इनांसोमेंट पेयर मिला था, किसी भी प्लेन में इसे लिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज, अगर हम 180 डिग्री से इसके स्ट्रक्चर को रोटेट कर दे तो हमें सेम ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, हम किसी भी तरह का कोई चेंजेस कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरी के बाद चौथी बात की बात करें तो अगर हम किसी फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज को 90 डिग्री से रोटेट कर दे, मतलब कि ये हमारा w x y z हम बोल रहे हैं रोटेटेड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब एक शिफ्ट कर दे, तो शिफ्ट करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा x w z y और यह ऑप्टिकली सेम इमेज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर दे तो यह ऑप्टिकली सेम इमेज नहीं होगा। वजह ये है कि आपका ये जो है वर्टिकल एक्सिस वाली पॉइंट वो हॉरिजॉन्टल पर आ रही है। वर्टिकल एक्सिस कहाँ आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल पर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल पर, मतलब कि 90 पर कहने का मतलब है कि आप इस तरह के थे और आपका स्ट्रक्चर अब इस तरह से हो गया, मतलब यह अपने नेचर पर अब आपको ये डायमेंशन और ये डायमेंशन में स्ट्रक्चर हो गया। तो 90 पर शिफ्ट करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटीज चेंज कर जाएगा। अगले पॉइंट को समझे फीचर प्रोजेक्शन के लिए। तो अगर आप किसी एक को फिक्स करके, ठीक है, अगर आप किसी एक पॉइंट को फिक्स करके अगर चाहें वीडियोस की कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर दें, यस वीडियो हमारा सेट है, तो कह रहा है कि अगर आप किसी फीचर प्रोजेक्शन में काम कर रहे हैं और फीचर प्रोजेक्शन में किसी एक को फिक्स कर दे, एक को फिक्स करके और बाकी को या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में अगर शिफ्ट करते हैं तो आपका चेंज इमेज सेम को ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर आप बोलो कि ये है w x y z, यह इमेज हम एक को फिक्स कर रहे हैं, इसको हम रोक दिए, फिक्स कर दिए, और बाकी को बोले कि अगर मान लेते इस तरह से शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है, बाकी को आपस में रोटेट कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज करवा दो या एंटी क्लॉकवाइज करो। तो अगर आप रोटेट करा देते हो तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसके रोटेशन पर, अब मिलेगा x, ये मिलेगा z और ये मिलेगा y। ये कहा जा रहा है कि ऑप्टिकली सेम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर A है तो ये है सेम स्ट्रक्चर A। कैसे है, क्या है, वो हम लोग फर्दर क्लास के वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये थे फीचर प्रोजेक्शंस के फॉर्मूला और उसके की पॉइंट्स जो हमारे माइंड में रखने हैं, और की पॉइंट्स में फिर से हम फटाफट रिवाइज करा दें कि की पॉइंट क्या थे। तो की पॉइंट फर्स्ट वो कहता ये है कि अगर आप उसका ऑप्टिकल इमेज लोगे तो वो एनांसोमेरिक पेयर को देगा। सेकेंड अगर कहता है कि आप अगर 180 डिग्री से अगर आप रोटेट कर रहे हो तो वो सेम ही इमेज को देगा। थर्ड कह रहा है कि अगर आप 90 डिग्री से शिफ्ट कर देते हो तो उनकी अरेंजमेंट चेंज कर जाएगी और वो फिर आपको इनांसोमेरिक पेयर को देगा। फोर्थ कह रहा है कि अगर आप किसी एक को फिक्स कर दो, कोई भी w x y
XYZ में से कोई भी एक को फिक्स करके या तो क्लॉकवाइज में सबको रोटेट करा दो या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा दो, सब के सब सेम को ही देगा। अब है कि कैसे वेव प्रोजेक्शन फॉर्मूलास को फीचर में कन्वर्ट करते हैं। वेव्स हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वेव्स फॉर्मूला टू फीचर फॉर्मूला। तो समझा वेव्स फॉर्मूलास टू फीचर फॉर्मूलास क्या है। अगर मान लो कि ये हमारा वेव्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलास, ठीक है, और इसे आपको कन्वर्ट करना है फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूलास में कि हम कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना है तो समझा, जो आपको प्लेन ऑफ पेपर दिखते हैं, जैसा कि वेव्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर दिखेगा, एकदम फिक्स करिए। क्या कर दो कि प्लेन ऑफ पेपर वाले को वर्टिकल एक्सिस पर रखो। मतलब देखो एक कायरल सेंटर मिला है तो हमने एक प्लस बना दिया, प्लेन ऑफ पेपर वाले बॉन्ड को उसी तरह से वर्टिकल एक्सिस पर रख दिया, ठीक है। अब क्या करो कि जो ये हैश है, जो हैश लाइन पर बॉन्ड है उसको पहले देखिए, और हैश लाइन के बॉन्ड को क्या कर दो कि जिस साइड है ये कायरल सेंटर के जिस साइड है उस साइड के हॉरिजॉन्टल को उसका पोजीशन दे दो। तो ये है कायरल सेंटर के राइट साइड में, तो राइट साइड में है तो राइट साइड में कायरल सेंटर के राइट साइड में एच को पोजीशन दे दिया और जो बचा उसे हमने पोजीशन, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब होता है कि हैच लाइन को अभी जब करोगे, अभी हमने बोला क्या कि फीचर प्रोजेक्शन में आखिर हॉरिजॉन्टल को क्यों हैच दिखाया गया तो समझा। फीचर प्रोजेक्शन में जो एक बैक बॉन्डिंग जिसे हैच लाइन से दिखाया गया था और फ्रंट बॉन्डिंग को जिसे दिखाया गया था सॉलिड वे से। देख लो फीचर प्रोजेक्शन को आप मान लो कि उसको साइड से व्यू कर रहे हो, साइड व्यू कर रहे हो आप, वेव प्रोजेक्शन फॉर्मूला को साइड व्यू कर रहे हो, साइड से देख रहे हो, तो क्या दिख रहा है कि हैच लाइन से आपने बैक को दिखाया है और सॉलिड वेव से आपने दिखाया फ्रंट, ठीक है। और कह रहा है कि इस हैच लाइन को, हैच लाइन जो आपके सामने थी हैच लाइन, उसे आप अगर रोटेट करके सीधा लेके आ रहे हो हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। देखो हैच लाइन पहले से वर्टिकल पीछे था और आपने इसे रोटेट करके हॉरिजॉन्टल किया, ठीक है। हैच लाइन इस तरह से है वर्टिकली पीछे में, ये पूरा लाइन ही मान लो, ठीक है। फिलहाल के लिए ये पूरा लाइन ही मान लो जो कायरल सेंटर से ये जुड़ा हुआ पॉइंट है टॉप है, और ये लाइन पीछे की ओर है। और प्रोजेक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट करने के लिए इस हैच लाइन को पीछे से हॉरिजॉन्टल में लाया गया है, इस तरह से घुमा, ठीक है। और अगर आप इस तरह से घुमा करके आते हैं तो इसका मतलब कि आपने पीछे वाले पॉइंट, पीछे वाले बॉन्ड को राइट में ले आकर के प्लेस कर दिया, ठीक है। और जो इसके आगे वाली बॉन्ड थी वो राइट के प्लेसमेंट जैसे ही हुआ वो चला गया लेफ्ट में, और ये देखो एच पॉइंट और राइट में आया और इस लेफ्ट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर इसको क्या हम लोग उस साइड से रोटेट कर दे, तो उस साइड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल एक बात ध्यान रखा जाए, एंगल ऑफ रोटेशन मिनिमम रखना चाहिए जिससे कि वेव्स कन्वर्ज हो जाए फीचर, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक दिया गया कि अगर ये पॉइंट, पीछे वाले पॉइंट अगर ज्यादा इस तरफ झुका होगा तो ये इधर ही रोटेट कर देगा, और अगर ये इस तरफ से झुका रहेगा तो इस साइड। तो हम आपको ट्रिक्स क्या देते हैं कि हैच लाइन जिस तरफ आपको कायरल सेंटर के दिखा, अगर इस तरफ हैच लाइन को दिखाया जाता तो हम एच को उस साइड रख देते और हैच लाइन को राइट साइड में दिखाया गया इस साइड, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन को मिनिमम रखने का एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि एंगल ऑफ रोटेशन मिनिमम रखे ताकि उसे वेव से फीचर में कन्वर्ट। अगर हम सिमिलरली एक और एग्जांपल्स को देख ले, मान लेना एक और एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिसे हम वेव से फीचर में कन्वर्ट करते हैं। जिन्हें हल्का कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो वो क्या करो कि आप जाओ और जाकर फिर से वीडियोस को देख लो, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे कर। मान लें कि ये फॉर्मूलाज है
और यहाँ पर मान लेते हैं मिथाइल, ये मिथाइल सॉलिड बेस से हम ऐड कर दें किसी और सब्सटेंस को, तो यहाँ पर अगर करना हो तो OH कर दो और कोई भी स्ट्रक्चर, कुछ भी स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं रैंडम, यहाँ पर कर देते हैं COH H के साथ H और यहाँ पर H के साथ H, ताकि दोनों और भी चीज। अब इस रेंज प्रोजेक्शन को हमें कन्वर्ट करना है फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं दो कैरल पॉइंट है, कैरल पॉइंट 2 है, तो कैरल पॉइंट 2 मतलब 2 प्लस जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या करना है, जो वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, उसको उसी तरह से रखें। तो ME स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है ME, और इधर भी ME दिख रहा है ME, बाकी तो ये बॉन्ड ही स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, तो बॉन्ड को हमने दिखाया। अब क्या है, जो ये हैच लाइन पर है और जिस साइड है उस साइड हॉरिजॉन्टल को उसको पोजीशन दे। तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, तो इस कायरल सेंटर जो 1 कायरल सेंटर है उसके लेफ्ट में H रख दिया, तो राइट में आ गया COH। और इस साइड में हैच लाइन राइट साइड में है, तो ये राइट में H रख दिया, तो लेफ्ट में बचा बेचारे के लिए OH के लिए जगह, और ये हो। तो ये था कन्वर्जन ऑफ वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला टू फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और आपको नो डाउट मैं कुछ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं कर रहा, बट शायद बहुत ही कम ऐसे वीडियोस मिलेंगे एटलीस्ट यूट्यूब पर, क्योंकि ये चीजें क्लास में समझाना ज्यादा आसान होता है, यूट्यूब के थ्रू इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने अपना प्रयास किया है कि आपको ये चीज पूरी तरह से समझ में आए, और मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यहाँ पर ही मेंशन कीजिए कि आपको समझ में आया, ताकि मैं अगली वीडियो से पहले ये चीज श्योर रहूं कि आपको ये सारा चीज आता है, तब हम इसके आगे, ठीक है। तो ये नहीं कि नहीं मुझे समझ में आ गया, जरूरत नहीं है कमेंट्स करने के। आपको अगर समझ में भी आया तो भी कमेंट्स कीजिए कि हाँ समझ में आया, ताकि मैं इनके कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज करके अगले वीडियोस में डाल सकूं। और ना समझ में आया तब भी मेंशन कीजिए, ताकि हम इसके और भी बेहतर तरीकों को समझ सके कि किस तरह से इसे समझाया। ठीक है, फिलहाल इस वीडियोस के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।